हेलो, मैं हूं खैतर मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स के बारे में। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे विद्यार्थियों के पास मेरा स्टडी वीडियो पहुँचे, ये मेरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बिल्स, ठीक है। जो पार्लियामेंट का ड्यूटी है बेटा, उसका ड्यूटी है इट्स टू लेजिस्लेट, यानी कि देश चलाने के लिए कोई भी नया कानून बनाना, ठीक है, वो पार्लियामेंट का कार्य होता है। और पार्लियामेंट, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया, प्रेसिडेंट के वीडियो में भी बताया था, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेकर बनता है, ठीक है। तो उसका कार्य क्या हुआ, जो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है, मेन ड्यूटी है, इज टू लेजिस्लेट, यानी कि देश के लिए नया कानून बनाना। कितने तरह के बिल हैं? देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल आर देर। वन इज ऑर्डिनरी बिल, देन मनी बिल, देन फाइनेंशियल बिल, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो बिल कब एक्ट बनेगा? बिल तभी एक्ट बनेगा जब 2 सदन में उस बिल को पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के अगर फाइनल असेंट मिलेगा, हामी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बिल जाके एक्ट बनेगा। बिल्स बिकम एक्ट आफ्टर द हाउस पासेस, हाउस पास करना चाहिए उसके बाद, एंड द प्रेसिडेंट अप्रूव इट, अगर प्रेसिडेंट इसमें मोहर लगा देंगे तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल सबसे पहला, ये क्या है? एनी बिल which is under other, which is not under the other 3 category. Other 3 category means money bill, financial bill and constitutional amendment bill के अंदर अगर नहीं आएगा कोई भी बिल, उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी बिल। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में, पार्लियामेंट का किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। और क्या है? ऑर्डिनरी बिल के लिए नो प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल। बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50%, लगभग 51% हो जाएगा तो हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में। यहाँ पे और एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर संसद में जो प्रेजेंट हैं 20 या 25 लोग सेशन में हैं और वो एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिए, उसको पारित कर दिए, ये नहीं चलेगा बेटा। इसका रूल है, क्या रूल है? कोरम मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि कोरम क्या है? 10%। संसद में कोई भी बिल पास होने के लिए एक कोरम की ज़रूरत होता है, और कोरम का मतलब 10% लोग प्रेजेंट होना जरूरी है टोटल स्ट्रेंथ से। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 545, इसका 10% निकाल दो, 54.5, यानी कि लगभग 55 लोग लोकसभा में प्रेजेंट होना चाहिए। और राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 245, यानी कि इसका 10% 24.5, यानी कि लगभग 25 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। लोकसभा में 55 टोटल स्ट्रेंथ का 10%, और राज्यसभा में 25 मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तभी जाके कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या पास किया जा सकता है, ठीक है। इधर 55 मेंबर में से अगर इसका हाफ, लगभग ये 28 लोग अगर बिल को पास कर देते हैं, सहमति रखते हैं, तो वो बिल पारित हो जाएगा। इसका 50% जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। बोथ ए पब्लिक मेंबर का मतलब जो गवर्नमेंट से चुना हुआ मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर लोग को बोला जाता है पब्लिक मेंबर,
और प्राइवेट मेंबर ये तो सदन का मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कोई भी मेंबर नहीं होंगे प्राइवेट मेंबर जो हैं, और पब्लिक मेंबर मिनिस्टर वाले लोग, ठीक है। दोनों ही सदन का मेंबर हैं, हाउस का मेंबर हैं, ठीक है। बोथ ए पब्लिक मेंबर और मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल। और ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सेशन का प्रावधान रखा गया है, जो कि जॉइंट सेशन 08 में एक जीके ट्रिक वीडियो अपलोड किया हूँ, मैजिक नंबर 108, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर डेडलॉक आ जाएगा, लोकसभा अगर पारित कर देगा एक बिल को, राज्यसभा में नहीं होगा, या राज्यसभा पारित कर देगा लोकसभा में नहीं होगा, तो उसी वक्त प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सेशन। याद रखिए, जॉइंट सेशन बुलाते हैं तो प्रेसिडेंट, पर जो जॉइंट सेशन का जो प्रिजाइडिंग करते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन सेंड, और एक चीज़, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट फिर से सुझाव के लिए, विचार विमर्श करने के लिए फिर से वो बिल को भेज सकते हैं हाउस के अंदर, बोथ द हाउसेस, लोकसभा को, है ना। इफ इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, फिर भी पास होकर चला जाएगा प्रेसिडेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट का अपना मर्जी ये है कि वो ऑर्डिनरी बिल को फिर से विचार विमर्श करने के लिए पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। ओके, मनी बिल, ये मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आ रहा है? अंडर आर्टिकल 1110 यानी कि 110, ठीक है। और कभी एक बिल को मनी बिल बोला जाएगा जिसके अंदर जिस बिल के अंदर कोई नया टैक्स इम्पोज किया जाएगा, या कोई टैक्स हटा जाएगा, या रेगुलेटिंग टैक्स यानी कि टैक्स में जो उसका अमाउंट है, टैक्स अमाउंट, उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, तभी वो मनी बिल कहलाएगा। और क्या? रेगुलेटिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट जो धार लेता है, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग है, उसको रेगुलेट करना, वो मनी बिल के अंदर आता है। देन 2 फंड है इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, जैसे कि जो प्रेसिडेंट का सैलरी मिलता है उनको, वाह, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। और एक फंड है कंटिजेंसी फंड, जो कि इमरजेंसी केस में, या मान लो सुनामी आ गया, कोई बाढ़ आ गया, ठीक है, या ड्रट, तो उसी केस में, इमरजेंसी केस में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ किया जाता है। और प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 है, याद रखना है आपको। तो यहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, मनी रिलेटेड थिंग्स, ये मनी बिल के अंदर आएगा, ठीक है। एनी मैटर incidental to any of matters specified the previous 6 subclasses. Speaker decide whether it is money bill or not. यानी कि ऐसा होता है, 2 पार्टी होते हैं, एक जो सरकार गठन करता है, वह जिसका मेजोरिटी है, गवर्नमेंट पार्टी, ठीक है, गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनका पार्टी, और एक होता है ओपोजिशन पार्टी। एक बिल ऐसा है, वो जो जिनका मेजोरिटी है वो पार्टी बोलेंगे ये मनी बिल है, ठीक है, और ओपोजिशन पार्टी बोलेंगे ये ऑर्डिनरी बिल है। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, ओपोजिशन पार्टी एक बिल को कहेंगे ये मनी बिल, और जो जिनका मेजोरिटी है, जिनका सरकार गठित हुआ है, वो बोलेंगे ये ऑर्डिनरी बिल है। तो इसी केस में किसके पास ताकत है कि एक बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है या नहीं, वो डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और क्या है, और एक खास चीज़ है, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। फाइनेंशियल बिल के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। याद रखिए आप, जब लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया, तो ये पारित होकर किस हाउस में जाना चाहिए? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब एक मनी बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाएगा, तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन होता है।
आइदर वो बिल को पास कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या कोई बदलाव यानी कि थोड़ा चेंज कर सकता है, सजेस्ट अमेंडमेंट। तो उस अमेंडमेंट को लोकसभा एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये लोकसभा का मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए जो मनी बिल की केस में जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लोकसभा का, राज्यसभा का मनी बिल में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो सभी केस में अगर मैंने क्या बताया, लोकसभा में एक मनी बिल पारित हो गया और राज्यसभा में गया तो राज्यसभा आइदर इसको पास कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या सजेस्ट अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है। ये तीनों केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास वो बिल। ठीक है, और इसका मोहर लगा देते हैं और ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओनली ए पब्लिक मेंबर और मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल, ये याद रखना है। प्राइवेट मेंबर कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक मनी बिल का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एनुअल यूनियन बजट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी बिल है। बजट सेशन जो चलता है फरवरी से मई के महीने में, लगभग 4 मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द सेशन। जो 3 सेशन है क्या है, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन। इन तीनों सेशन में से जो बजट सेशन है वो ये लॉन्ग वाला है, लॉन्ग टर्म सेशन, और जो विंटर सेशन है वो शॉर्ट टर्म सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल बिल में भी ये टैक्स के बारे में बोला जाता है, पर टैक्स के साथ साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी ये फाइनेंशियल बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, 117, और जो मनी बिल था वो 110 था, याद होगा आपको। तो फाइनेंशियल बिल जो है दैट आर डीलिंग विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बट जो स्पीकर हैं वो उस बिल को मनी बिल का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, बट नॉट डिक्लेयर्ड आज मनी बिल बाय द स्पीकर, कैन बी टेबल्ड इन लोकसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रेसिडेंट अप्रूवल नेसेसरी, प्रेसिडेंट अप्रूवल करना चाहिए। जॉइंट सिटिंग प्रोविजन इज प्रेजेंट, जैसे ऑर्डिनरी बिल में कोई डेडलॉक आ जाता है तो जॉइंट सेशन बुला जा रहा था, आर्टिकल 108। फाइनेंशियल बिल में भी जॉइंट सेशन बुला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि जो फाइनेंशियल बिल है और ऑर्डिनरी बिल है वो बिल्कुल एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। पर फाइनेंशियल बिल ठीक है, हाँ, मैं क्या बताया आपको ये बताया कि क्या जो फाइनेंशियल बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर ऑर्डिनरी बिल 2 सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और क्या, फाइनेंशियल बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट से। ठीक है, पर ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। और ऑर्डिनरी बिल में क्या है, ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेशन बोला जाता है, फाइनेंशियल बिल में भी जॉइंट सेशन बोला जाता है, पर मनी बिल में कोई जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। फिर लास्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिस बिल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ डिलीट किया जा सकता है, या कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ को जो ऑलरेडी है उसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन पार्ट 20, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पार्ट 20 में डिस्क्राइब किया गया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे लाया जाएगा सदन में, ठीक है, और कैसे इसको पारित किया जाएगा,
ये सब आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो 2 सदन में, जैसे फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, और जो मनी बिल है वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है दैट कैन बी इनिशिएटेड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट लेजिस्लेटर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ये किसके पास ताकत होता, ज़्यादा पावर होता है सेंटर के पास। यानी कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर ज़्यादा ताकतवर होता है, और एक होता है फेडरलिज्म और फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसमें दोनों को बराबर किया जाता है, सेंटर और स्टेट को। तो यहाँ पे एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया, सेंटर ज़्यादा ताकतवर है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि अगर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करना हो, या प्रेसिडेंट का, ठीक है, कोई भी पावर में बदलाव किया जा रहा होगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाना है, तो उसी केस में हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? और एक चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इसके लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन किस किस बिल में चाहिए? मनी बिल में चाहिए, फाइनेंशियल बिल में चाहिए, ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल में कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट से। और इसको जो मैं अभी बताया बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे, और प्रेसिडेंट का पावर हो गया, इसमें अगर कोई भी बदलाव किया जा रहा है या पार्लियामेंट का कोई भी कानून में बदलाव किया जा रहा है, तो उसी केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी और एक होता है वेरी स्पेशल मेजॉरिटी। वेरी स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, ठीक है, वेरी स्पेशल मेजॉरिटी में आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्टेट जो लेजिस्लेटर हैं उनका भी प्रोविज़न रहेगा। यानी कि हमारे अंदर 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा हैं, तो इसका 50% से ज़्यादा लोग अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित कर देंगे तो वो पारित हो जाएगा, ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के मोहर लगने के बाद। 50% यानी कि 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर लगभग 15 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पारित किया गया तो वो स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाएगा, यानी कि वेरी स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाएगा। वेरी स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर स्टेट लेजिस्लेटर का भी रोल है, ठीक है। तो समझते हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जैसे कि अगर लोकसभा का देखेंगे उसका 50% क्या होगा, लगभग 273, यानी कि जो वोटिंग होगा 273 से ज़्यादा होगा, 273 से ज़्यादा होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी की कंडीशन बोल रहा हूँ, किस वक्त हम स्पेशल मेजॉरिटी बोल सकते हैं, 273 से ज़्यादा। और क्या, जो प्रेजेंट हैं, मान लो हमारा लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है, 545 है, और किसी भी कारण कुछ मेंबर एब्सेंट रहते हैं, और कुछ मेंबर एब्सेंट रह के अगर प्रेजेंट हैं 480, ठीक है, उसका 2/3, 480 का 2/3 यानी कि 480 इंटू 2/3, तो लगभग 320 आ जाएगा। यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के लिए वो टोटल स्ट्रेंथ का 50% से भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 273 से ज़्यादा होना चाहिए,
और 320 में से भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर सपोर्ट मिल गया 321 मेंबर का तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित हो जाएगा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी मिल गया ऐसा समझा जाएगा। पर 319 भी हो गया तो नहीं चलेगा। ठीक है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली। ये तो लोकसभा का एग्जाम्पल दिखे, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी में पारित होना चाहिए। इफ देर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा द बिल इज कंसीडर टू बी रिजेक्टेड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, तो वहाँ पे ही वो बिल खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो लोकसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर राज्यसभा इंट्रोड्यूस किया, पारित कर दिया, लोकसभा उसको नहीं किया तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। और जैसे कि मैं बताया, जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेरी स्पेशल मेजोरिटी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर का भी इसमें प्रोविज़न रहता है, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है। अगर पारित होके स्पेशल मेजोरिटी में पारित होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड द असेंट टू द बिल, यानी कि हामी देने से वो मना नहीं कर सकते हैं। और पारित होके अगर आया है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तो फिर से पार्लियामेंट को नहीं भेजा जा सकता है। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।